नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं पृष्ठ रसायन, जिसमें अभी तक हमने उत्प्रेरक को समझा। उत्प्रेरक का वर्गीकरण हुआ, जिसमें हमने देखा समांगी उत्प्रेरण, विषमांगी उत्प्रेरण को। साथ ही साथ हमने कार्यविधि के आधार पर उत्प्रेरक का वर्गीकरण 4 भागों में किया: धनात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक, स्व उत्प्रेरक और प्रेरित उत्प्रेरक। उसके बाद हमने उत्प्रेरक वर्धक को पढ़ा, उत्प्रेरक विष को पढ़ा। साथ ही साथ हमने पढ़ा कि उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष कार्य कैसे करता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि उत्प्रेरक जो होता है उसके लक्षण क्या है, उसके गुण क्या है। ये चीज़ हमने पढ़ लिया। और आज हम पढ़ेंगे उत्प्रेरण के सिद्धांत। उत्प्रेरण के सिद्धांत, जिसमें पहला हमारे पास है माध्यमिक यौगिक सिद्धांत। पहला क्या है? माध्यमिक यौगिक सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन वैज्ञानिक क्लीमेंट और डेशार्म ने किया। क्लीमेंट और डेशार्म। कौन? डेशार्म ने किया। तो ध्यान देंगे, इस सिद्धांत का प्रतिपादन वैज्ञानिक क्लीमेंट और डेशार्म ने किया। ये आपके समझ में आ गया। देखिए, अब कहेंगे इस सिद्धांत के अनुसार अभिकारक अणुओं के साथ क्रिया करके उत्प्रेरक एक अस्थायी अनस्टेबल मध्यस्थ या माध्यमिक यौगिक बनाता है। क्या बनाता है? माध्यमिक यौगिक बनाता है, जो दूसरे अभिकारक अणुओं के साथ क्रिया करके विघटित हो जाता है। क्या होता है? विघटित हो जाता है और उत्पाद का निर्माण करता है या उत्पाद बनाता है, लेकिन उत्प्रेरक बाहर कर देता है। अब हम इस अभिक्रिया को इस प्रकार समझते हैं, जैसे हमारे पास अभिकारक ए और क्या है? बी है। ए और बी है। तो देखिए, अभिक्रिया कैसी हो रही है? मंद गति से हो रही है। कैसे? मंद गति से हो रही है। मंद गति, ये हमने देखा, से हो रही है और प्रोडक्ट हमारा ए और बी बन रहा है। लेकिन देखिए, अब हम समझते हैं कि इसी अभिक्रिया को हमने लिया अभिकारक ए, इसको हमने उत्प्रेरक यक्ष से क्रिया करा दिया। देखिए, अभिकारक ए लिया हमने और इसे हमने यक्ष से क्रिया करा दिया। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये बन जाएंगे आपके एक माध्यमिक यौगिक बनेगा ए यक्ष। क्या बन जाएगा आपका? ए यक्ष बन जाएगा। इतना आपकी समझ में आ गया। पुनः देखिए, हमने लिया अभिकारक ए, उत्प्रेरक यक्ष से क्रिया कराया, तो क्या बना आपका? ए यक्ष बना। ये माध्यमिक यौगिक है। क्या है? माध्यमिक यौगिक है। यही क्या है? माध्यमिक यौगिक है, जो अस्थायी अर्थात अनस्टेबल होता है। ये हमने देखा। अब इस माध्यमिक यौगिक में ये क्या है? ए है और यक्ष है। यहाँ पे यौगिक क्या है? ए है और यक्ष है। ये माध्यमिक यौगिक है। अब यहाँ पर हम दूसरा अभिकारक क्या मिलाएंगे? दूसरा अभिकारक मिलाएंगे बी। तो क्या होगा? जब दूसरा अभिकारक बी मिलाएंगे तो ए और बी हमारा ये कंप्लीट हो जाएंगे, बन जाएंगे। और यहाँ पर यक्ष हमारा बाहर चला जाएगा। तो ध्यान से देखिए कि हमने माध्यमिक यौगिक को पुनः अभिकारक अणु बी से क्रिया कराया, जिसके परिणाम स्वरूप ए बी बना और यक्ष बाहर चला गया। ये क्या है? ये आपका उत्प्रेरक बाहर निकल गया। तो आपने क्या देखा? इस सिद्धांत के अनुसार अभिकारक अणुओं के साथ, देखिए ये है अभिकारक। अब कह रहे हैं इस सिद्धांत के अनुसार अभिकारक अणुओं के साथ क्रिया करके, मतलब यही तो अभिकारक अणु है ना, के साथ क्रिया करके उत्प्रेरक कौन करता है? उत्प्रेरक यानी यक्ष क्रिया करता है और क्रिया करके एक माध्यमिक यौगिक बनाता है, जो अस्थायी होता है। ये हमने देखा। अब क्या कह रहे हैं कि यह
माध्यमिक यौगिक जो अस्थायी होता है वह दूसरे अभिकारक अणु बी से क्रिया करता है और ए बी को बना लेता है, अर्थात उत्पाद को बना लेता है। ये क्या है? प्रोडक्ट है। भाई देखिए ये क्या है? आपके अभिकारक हैं और ये प्रोडक्ट है, तो वही तो बना रहा है यहाँ पे। तो ये क्या है? प्रोडक्ट यानी उत्पाद है। और यक्स अर्थात उत्प्रेरक, हमारा उत्प्रेरक बाहर चला गया, मुक्त कर दिया। यही क्या कहलाता है? माध्यमिक यौगिक सिद्धांत या उत्प्रेरण माध्यमिक यौगिक सिद्धांत। तो इसे हम उदाहरण द्वारा समझते हैं तो और आसानी से समझ में आ जाएगा। कैसे? देखिए यहाँ पर जैसे हमारे पास है 2SO2, तो ये क्या बना लेगा? यहाँ पे ये बना लेगा आपका O2 से क्रिया करेगा और क्या बना लेगा? 2SO3 बना लेगा, 2SO3 बना लेगा। ये हमने देखा। उसी प्रकार 2SO2 में हम क्या करें? यहाँ पर ऑक्सीजन जोड़ दें, लेकिन कैटालिसिस क्या होगा? NO नाइट्रस ऑक्साइड, NO मतलब नाइट्रस ऑक्साइड। अब क्या होगा? अब क्रिया के वेग में वृद्धि हो जाती है, बढ़ जाती है। यह शीघ्रता से अपना कार्य करता है। अब हम इसे एक और उदाहरण द्वारा समझते हैं। हमारे पास क्या है? हमारे पास है यहाँ पर एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है? एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है आपका C2H5OH। क्या होता है? C2H5OH। तो आइए अब हम समझते हैं कैसे क्या इसे कि इसकी क्रियाविधि होती है। देखिए यहाँ पर CH3CH2OH प्लस OH HSO3, इसे हम H2SO4 भी कहते हैं, H2SO4 कहते हैं या सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। देखिए यहाँ से इतना ये वाटर का अणु बाहर चला जाएगा। जब बाहर चला जाएगा तो आप कर देंगे इसको लिखने के बाद CH3 बचेगा आपके पास। भाई CH3 हमारे पास है, CH2 बचेगा, CH2 आप लिख देंगे प्लस HSO3 है और एक ऑक्सीजन यहाँ पर है, HSO3 है, ऑक्सीजन यहाँ पर है, हो जाएगा HSO4। ये क्या हो जाएगा? HSO4 बन जाएगा माइनस HOH, ये हो गया हमारा। अब उसके बाद क्या होगा? देखिए हम लाएंगे ये जो माध्यमिक यौगिक बना हुआ है CH3 CH2 HSO4, अब प्लस कर देंगे हम। क्या कर देंगे हम? प्लस OH CH2 CH3, मतलब पुनः हम एथिल अल्कोहल को जोड़ देंगे, एथेनॉल को जोड़ देंगे। तो क्या होगा? यहाँ पर ये H यहाँ पर आकर के जुड़ जाएगा, ये H यहाँ पर आकर के जुड़ जाता है तो क्या बना लेगा? H2। क्या बना लेगा आपका? H2SO4 ये बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? अरे भाई H यहाँ से आएगा, यहाँ जुड़ जाएगा तो बना लेगा H2SO4 प्लस CH3 हमारे पास बचा है, CH2 बचा है, तो लिखेंगे आप CH3 CH2। उसके बाद क्या है? O हमारे पास ऑक्सीजन है, ये हमने कर दिया। अब हमारे पास क्या होगा? CH2 और CH3, ये हमने कर लिया। तो क्या बना? यही है डाई एथिल ईथर। क्या बना? डाई एथिल ईथर। तो हमने इसको देखा, तो माध्यमिक यौगिक सिद्धांत का हमने वर्णन किया। अब हम पढ़ेंगे एंजाइम के बारे में। किसके बारे में? एंजाइम के बारे में। तो देखिए अब हम क्या पढ़ेंगे? एंजाइम। तो देखिए एंजाइम को पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं? हेडिंग बनाएंगे आप एंजाइम। तो देखिए प्रश्न उठता है कि एंजाइम क्या है, एंजाइम कैसे अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है। तो देखिए एंजाइम नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ये प्रायः प्रोटीन होते हैं। एंजाइम नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ये प्रायः क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। और एंजाइम प्रायः प्रोटीन की तृतीयक संरचना होती है, प्रोटीन की तृतीयक संरचना होती है। वह
अभिक्रिया जो एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित होती है, वह अभिक्रिया जो एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित होती है, एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रिया कहलाती है। तो हमने क्या देखा, वह अभिक्रिया जो एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित होती है, एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रिया कहलाती है। तो हमने ये देखा। अब प्रश्न उठता है कि एंजाइम कहाँ से प्राप्त होते हैं। एंजाइम जीवित कोशिकाओं से प्राप्त होते हैं। एंजाइम जीवित कोशिकाओं से प्राप्त होते हैं। अब देखिए एंजाइम किस रूप में मिलता है, तो एंजाइम हमें प्रायः कोलाइडी अवस्था में प्राप्त होता है। एंजाइम हमें प्रायः कोलाइडी अवस्था में प्राप्त होता है। तो हमने ये देखा। अब देखिए एंजाइम बहुत सी जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करता है। एंजाइम बहुत सी जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करता है, अतः ये उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर C6H12O6, अब ये किसकी, इन्वर्टेज या ईस्ट एंजाइम, यह अभिक्रिया ईस्ट एंजाइम द्वारा भी संपन्न होती है। तो हम देख रहे हैं ईस्ट एंजाइम की उपस्थिति में जब होगी क्रिया तो बना लेगा 2C2H5OH, क्या बना लेगा 2C2H5OH प्लस यहाँ पे बना लेगा 2CO2। तो ये क्या है, एंजाइम है। एंजाइम के द्वारा किण्वनीकरण बहुत शीघ्रता से होता है। यदि एंजाइम न रहे तो जो भोजन पचने में 6 घंटे तक या 5 घंटे लगता है, यदि एंजाइम ना हो तो यही भोजन 1600 वर्षों तक नहीं पचता या 1600 वर्षों के बाद पचता है। तो हमने पहला उदाहरण देखा। फिर अगला हम देखेंगे, जैसे हमारे पास है C12H22O11 प्लस H2O, किसकी उपस्थिति में, यहाँ पर इन्वर्टेज एंजाइम हो, कौन होगा, इन्वर्टेज एंजाइम ये होगा। तो ये बनाएंगे क्या, यहाँ पर बना लेंगे 2C6H12O6 बना लेगा। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर स्टार्च क्या लेते हैं हम, स्टार्च सूत्र क्या है, C6H12 होता है लेकिन H10O5, ये इसका सूत्र है, स्टार्च है। अब देखिए इसको हम जल से क्रिया कराते हैं, किससे, जल से क्रिया कराते हैं। तो ये क्या बना लेगा, माल्टोज, क्या बना लेगा, माल्टोज या ग्लूकोज बना लेता है। ये बना लिया किसकी उपस्थिति में, टायलिन एंजाइम की उपस्थिति में, ये हमने देखा। उसके बाद हम और भी उदाहरण देखेंगे। तो हमने इसको देखा। अब आगे हम पढ़ेंगे कि एंजाइम के गुणधर्म क्या होते हैं। एंजाइम के गुण या लक्षण, तो एंजाइम के गुण या लक्षण हम पढ़ेंगे। तो आइए हम इनका जिक्र करते हैं। तो पहला है प्रकृति, क्या है पहला, नेचर या प्रकृति। देखिए एंजाइम नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। एंजाइम नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ये प्रायः प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। इसमें एक्टिव साइट या सक्रिय केंद्र पाया जाता है। प्रश्न उठता है कि ये क्या होता है। जैसे हमारे पास एक अभिकारक है और एक एंजाइम है, तो देखिए एंजाइम में से सक्रिय केंद्र मिलते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, आपका जो अभिकारक होगा, अभिकारक मान लीजिए इस रूप में है, ये अभिकारक है मान लीजिए, तो क्या होगा, ये इसका भाग यहाँ पर आकर के अटैच होगा, फिट होगा, तो यही क्या कहलाता है, सक्रिय केंद्र कहलाता है। एक दूसरा भी यहाँ पर स्थित भाग होता है, तो यहाँ पे एंजाइम जो होंगे उसमें सक्रिय केंद्र मिलता है और ये प्रायः प्रोटीन होते हैं और ये अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। तो हमने ये देखा। तो एंजाइम के बारे में हमने देखा कि ये क्या है, प्रोटीन की तृतीयक संरचना है। क्या है, प्रोटीन की तृतीयक संरचना है, हमने ये देखा। अब अगला जो प्रक्रम है, मतलब
एंजाइम का गुण है उसे हम देखते हैं। दूसरा है आपका विलायक या विलेयता। तो देखिए इसमें हम विलेयता को देखेंगे। एंजाइम जल में विलेय होकर कोलाइडी विलयन बनाते हैं। एंजाइम जो होते हैं वो जल में घुल करके कोलाइडी विलयन बना लेते हैं। चूँकि इनका जलीय विलयन कोलाइडी विलयन होता है, इसलिए इनका पृष्ठ क्षेत्रफल बहुत अधिक हो जाता है। क्योंकि इनका जलीय विलयन कोलाइडी होता है, इसलिए इनका पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक हो जाता है। इतना हमने समझा। इसलिए जब पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक हो जाता है तो अभिक्रिया अर्थात एंजाइम बहुत तेज़ी से कार्य करने लगता है, जिससे अपक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तीसरा है विशिष्टता। ये है हमारे पास। देखिए एंजाइम की क्रियाविधि विशिष्ट होती है। एंजाइम की क्रियाविधि विशिष्ट होती है। इसका अर्थ यह है कि एक एंजाइम केवल एक अभिक्रिया को ही उत्प्रेरित कर सकता है। इसका अर्थ यह है कि एक एंजाइम केवल एक ही अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर सकता है, अनेक अभिक्रिया को नहीं। जैसे हमारे पास है C6H12O6। ये है इन्वर्टेज एंजाइम। किसके? इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ये क्या बनाते हैं? C2H5OH को बना लेते हैं प्लस 2CO2 को बना लेते हैं। तो हमने ये देखा। अब हम ये समझ गए हैं। अगला हमारे पास जो गुण है उत्प्रेरक के, जैसे देखिए हमने पढ़ा था उत्प्रेरक वर्धक और विष में। तो उत्प्रेरक वर्धक और विष का प्रभाव कि यदि इसमें किसी भी एंजाइम में यदि हम उत्प्रेरक वर्धक को मिला दें या विष को मिला दें तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए उत्प्रेरक वर्धक या विष का प्रभाव देखिए उत्प्रेरक वर्धक की उपस्थिति में एंजाइम की सक्रियता बढ़ जाती है। उत्प्रेरक वर्धक की उपस्थिति में एंजाइम की सक्रियता बढ़ जाती है, जिससे उसके कार्य करने अर्थात यहाँ पर जब अपक्रिया की सक्रियता बढ़ेगी तो उत्पाद अपने आप ही बढ़ जाएगा। लेकिन यदि उत्प्रेरक विष रहेगा, यदि उसी स्थान पर उत्प्रेरक विष होगा तो उसकी क्रियाशीलता घट जाती है। फिर अगला हम देखेंगे कि पीएच का प्रभाव। किसका? पीएच का प्रभाव। जो हमारे पास अगला है पांचवा, पीएच का प्रभाव। देखिए जो एंजाइम होता है वह प्रत्येक पीएच पर कार्य अच्छी तरह से नहीं करता है। प्रत्येक एंजाइम की सक्रियता एक निश्चित पीएच पर सर्वाधिक होती है। यह पीएच उस एंजाइम के लिए अनुकूलतम होता है या अनुकूलतम पीएच होता है। किंतु एंजाइम की सक्रियता 5 से 7 पीएच के बीच अच्छी होती है। 5 से 7 पीएच के बीच अच्छी होती है। एंजाइम की सक्रियता 5 से 7 पीएच के बीच अच्छी होती है। अगला है ताप का प्रभाव। किसका? ताप का देखिए एंजाइम की सक्रियता एक निश्चित ताप पर सर्वाधिक होती है तथा यह ताप 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। कितना? 25 डिग्री से 25 DC से 35 DC तक होता है। तो आप कहेंगे एंजाइम की सक्रियता एक निश्चित ताप पर सर्वाधिक होती है तथा यह ताप 25 डिग्री से 35 डिग्री के बीच होता है। इससे कम या अधिक होने पर एंजाइम की सक्रियता घट जाती है
इससे कम या अधिक होने पर एंजाइम की सक्रियता घट जाती है। किंतु लगातार हम ताप को बढ़ाते जाएं, यदि हम लगातार को ताप बढ़ाते जाएं तो क्या होगा, इसकी क्रियाशीलता और भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है या तो नष्ट हो जाती है। तो हमने यहाँ पर ये चीज़ देखा। अब हम पढ़ेंगे एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि। क्या पढ़ेंगे? एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि। तो आइए अब हम इसे समझते हैं। एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि। देखिए, एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि को स्पष्ट करने के लिए एक सिद्धांत ताला चाबी दिया गया है। क्या? लॉक की या ताला चाबी दिया गया है। इसके अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार आधार तथा एंजाइम दोनों की आकृति एक दूसरे की पूरक होती है। आधार तथा एंजाइम की आकृति एक दूसरे की पूरक होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, देखिए, इसका मतलब यह है कि जैसे ये हमारे पास क्या है, एंजाइम है, तो यहाँ पर सक्रिय केंद्र हो जाएगा। और आधार क्या है? आधार का मतलब ये होता है कि जैसे देखिए, यहाँ पर जो एक भाग ऐसे बना होता है, इसे हम आधार कहते हैं। ये आधार है, तो ये भाग इसमें आकर के फिट हो जाएगा, अर्थात पूरक हो जाता है। तो ये कहा गया। तो इस सिद्धांत के अनुसार एंजाइम और आधार दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, जैसे ताला चाबी एक दूसरे के पूरक होते हैं। जब आधार और एंजाइम एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तो क्या होता है, वे दोनों अभिकारक से क्रिया करते हैं, साथ ही साथ एक दूसरे में फिट हो जाते हैं, जैसे ताला चाबी एक दूसरे में फिट हो जाता है। इस प्रकार आधार और एंजाइम के बीच एक संकर बनता है। क्या बनता है? संकर बनता है। यह संकर विघटित हो जाता है, यह संकर बाद में विघटित हो जाता है और उत्पाद को बना लेता है तथा एंजाइम को मुक्त कर देता है। जैसे यहाँ पे हम समझते हैं, हमारे पास क्या है, ई, ये क्या है आपका, ई है, और यहाँ पर यस है। ई मतलब एंजाइम, यस मतलब आधार सब्सटेंट, तो ये बनाएगा आपका ई एस। क्या बना लेगा? ई एस बना लेगा, मिल जाएंगे आपस में, ये ई एस बना लेंगे। उसके बाद क्या होगा, ई एस बना। अब यहाँ पर क्या होगा, अगले प्रोसेस में पी और ई बाहर चला गया। तो आप पुनः ध्यान दीजिए कि ये एंजाइम है, ये क्या है, अभिकारक है या आधार है, और जब क्रिया किया तो दोनों आपस में फिट हो गए, जुड़ गए, और उसके बाद जब पुनः ये आगे मतलब अगली प्रक्रिया होगी तो क्या होगा, प्रोडक्ट मतलब उत्पाद बन जाएगा, और ये क्या होगा, ये आपका बाहर चला, एंजाइम बाहर चला जाएगा। तो यही एंजाइम की क्रियाविधि है। इसका हम विस्तार से अध्ययन पुनः अगले भाग में करेंगे। यहाँ पर हमने पहली बार आपको एक सामान्य जानकारी दिया है। यदि समझ में आता है तो ठीक है, अन्यथा हम इसे विस्तार से पुनः अगले भाग में अध्ययन करेंगे। तो पढ़ते रहिए। जो सुनना समझ में आए कमेंट बॉक्स में लिखिए। यदि आपको त्रुटि है या जो भी समस्या है उसे आप फ़ोन नंबर पर बता सकते हैं। धन्यवाद। पढ़ते रहिए। ऑल दी बेस्ट।